बच्चों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशन चैनल फिजिक्सीफाई यानी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं और हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी उससे रिलेटेड पढ़ी। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन क्या होता है और हम उसके बाद पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग एनालिटिकल मेथड और हम एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन। तो उसके लिए मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है एक्स वाई प्लेन में, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और हमारे पास एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये ओ ए वेक्टर है, ये ओ ए, इसको हमारे पास ए एक वेक्टर है, ठीक है। तो इस हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ ये एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ये वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है, ठीक है। मान लेता हूँ अल्फ़ा एंगल है जो वेक्टर ओ ए बनाता है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और बीटा एंगल मान लेता हूँ मैं वो एंगल है जो वेक्टर ओ ए बनाता है वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। तो अभी ट्रायंगल लेते हैं हम, ट्रायंगल ओ ए बी। तो इसमें अगर मैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए इज ओ बी, डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, प्लस बी ए, ठीक है। अब देखिए ओ ए को हमने दो वेक्टर की टर्म में लिखा, ओ वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो ओ बी है, वेक्टर नहीं, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, लेंथ ओ बी इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, और जो आपका ओ सी है या आप बी ए भी बोल सकते हो, मतलब ए बी भी बोल सकते हो, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने वेक्टर ए को, जिसको हम ओ ए से दिखा रहे हैं, वेक्टर ए को हमने ओ बी और ओ सी की टर्म में लिख दिया। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, वेक्टर ओ बी प्लस बी ए, तो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर, इसको आप ओ सी भी लिख सकते हो। तो आपने देखा ओ बी और ओ सी की टर्म में आपने लिख दिया, तो इसको बोलते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट पार्ट्स में आपने तोड़ दिया, तो उसको बोलेंगे हम रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, हम ओ बी और ओ सी की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केस वन लेते हैं। केस वन में हम लेते हैं ट्रायंगल ओ ए बी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ओ बी और ओ सी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो देखिए ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल अल्फा हमको पता है, तो कोस अल्फा किसके बराबर होगा, इसमें ओ ए बी में कोस अल्फा क्या होता है, बेस यानी ओ बी और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ ए, ठीक है। और ये तो किसके बराबर है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये हो गया ओ बी बाई ए, यानी इस फॉर्मूले से ओ बी किसके बराबर आ गया, ओ बी ए कोस अल्फा, ठीक है। अब हम केस टू लेते हैं। केस टू में हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे ओ ए सी, ऊपर वाली ओ ए और सी। अब इसमें देखिए, इसमें अगर आप कोस बीटा निकालोगे
तो क्या होगा, देखिए रेक्टेंगल इसका राइट एंगल यहाँ पर है तो बेस ये होगा, तो कोस बीटा होगा ओ सी इसका बेस और डिवाइडेड बाय वेक्टर ए, यानी यहाँ से ओ सी कितना आ गया आपका ए कोस बीटा। तो हमने ओ बी की मैग्नीट्यूड निकाल ली, ए कोस अल्फा, और ओ सी की निकाल ली ए कोस बीटा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा यूनिट वेक्टर्स के बारे में, अब उसका यूज होगा यहाँ पर। यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, बिल्कुल सही, एक ऐसा वेक्टर होता है और इसको हम कैप से दिखाते हैं यूनिट वेक्टर। तो और वो क्या होता था, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती थी यूनिट वेक्टर की वो 1 होती थी। क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, यूनिट वेक्टर हैज़ नो डायमेंशन नो यूनिट। यूनिट वेक्टर की ना कोई डायमेंशन होती है और ना ही कोई यूनिट होती है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और इसकी डायरेक्शन जो होती है दैट इज अलोंग द वेक्टर, जिसका वो यूनिट वेक्टर है। अब हम यहाँ पर पहले प्लेन की बात करते हैं, एक्स वाई पे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो आई है दैट इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और जे इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ये फिक्स है, हमेशा ऐसा ही होता है। देखिए यूनिट वेक्टर जो है खुद एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, अगर इसकी कोई हम डायमेंशन नहीं है, यूनिट नहीं है, लेकिन अगर हम इस वेक्टर को जैसे किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं जैसे किसी नंबर से, सॉरी, जैसे मैंने 10 से कर दिया, छोड़िए 10 से कर दिया, तो 10 आई क्या बन गया, 10 आई एक वेक्टर बन गया। आई खुद का, आई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो सिग्निफाई होगा। जैसे 10 से कर दिया तो 10 आई एक वेक्टर बन गया, दैट इज हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह जे की बात 10 जे की बात कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसका क्या यूज़ होगा, आप देख सकते हो जो ओ बी है वो प्रोजेक्शन है ऑन एक्स एक्सिस और जो ओ सी है दैट इज अ प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो ओ बी जो है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ओ बी जो वेक्टर है ये वाला वेक्टर, मैं पहले इसको ओ बी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ओ बी इज ए कोस अल्फा आई, और ओ सी को हम वेक्टर ओ सी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ओ सी की तो मैग्नीट्यूड तो कितना है ए कोस बीटा जे। देख रहे हो आप, ओ बी जो है वो क्या था, ओ बी एक लेंथ थी ना लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए कोस अल्फा, वो तो उसकी मैग्नीट्यूड थी। यानी कहने का मतलब मैंने ऐसे लिखा था कि ओ बी जो है वेक्टर ओ बी इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ओ बी आई और वेक्टर ओ सी इज मैग्नीट्यूड ओ सी जे। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड की जगह मैंने ओ बी की जगह ए कोस अल्फा रख दिया और इसकी जगह ए कोस बीटा रख दिया। तो ओ ए ये मान लेता हूँ एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिला, ओ ए, यानी एक्चुअली में वो वेक्टर ए है वो किसके बराबर है, ओ बी प्लस ओ सी था, ओ बी की जगह तो क्या आ गया ए कोस अल्फा और ये ओ सी, और ओ सी की जगह क्या आ गया ए कोस बीटा जे। यानी आप देख रहे हो आपने एक ए वेक्टर था उसको आपने एक उसका दिस इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। ये दो वेक्टर हैं, दीज आर टू वेक्टर्स। इसको मैं ए एक्स से दिखा सकता हूँ, यानी वेक्टर ए एक्स, और मतलब मैग्नीट्यूड को मैं ए एक्स से दिखा सकता हूँ मैं, और
ये ए वाई, यानी मैं ए को ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, जहाँ पर जो ए एक्स है दैट इज ए कोस अल्फ़ा और जो ए वाई है दैट इज ए कोस बीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड्स को मतलब ए कोस अल्फा को मैंने ए एक्स मान लिया। कहने का मतलब है कि मैंने एक वेक्टर ए को उसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, अब ये एक वेक्टर है, वन इज वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर इज वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, यानी किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में लिख देना, दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो आप यहाँ इस फॉर्मूले से आप देख पा रहे होगे, आई होप आपने ये उतार लिया होगा, क्योंकि मैं अब रब करके एक अलग केस में आपको बताने वाला हूँ। आप ये उतार लीजिए, मैं इसको अभी रब करूँगा ये वाला पार्ट को। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कोस अल्फ़ा आई इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 से क्या मिला था हमको, और दूसरा था ए कोस बीटा जे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मैं सिर्फ अल्फ़ा में भी लिख सकता हूँ, जैसे एस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस द एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई, वो तो 90 होता है। तो बीटा किसके बराबर आ गया, 90 माइनस अल्फ़ा। तो कोस बीटा किसके बराबर आ गया, कोस बीटा इज कोस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा। तो कोस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कौन बताएगा, वेरी गुड, कोस 90 माइनस अल्फ़ा का मतलब है साइन अल्फ़ा। यानी मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, देयरफॉर इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए कोस अल्फ़ा आई प्लस बीटा, कोस बीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोस बीटा की जगह मैं साइन अल्फ़ा लिख सकता हूँ, यानी ए साइन अल्फ़ा जे। तो ये अगर एक एंगल की टर्म में लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो x कंपोनेंट हो गया वो a कोस अल्फ़ा हो गया और y कंपोनेंट a साइन अल्फ़ा हो गया। यहाँ पर इसको आप a साइन अल्फ़ा भी बोल सकते हो। तो अगर यहाँ पर आपको ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो ये ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस अल्फ़ा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा, ये आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ हो ये एंगल अल्फ़ा और आपसे पूछ ले कि भाई उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकाले, तो क्या करोगे आप, भाई ए की मैग्नीट्यूड आपको दी होगी ए कोस ऑफ अल्फ़ा और ए वाई ए साइन ऑफ अल्फ़ा। मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसको समझाने के लिए ले लेता हूँ। आई होप आपने ये उतार लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए कैसे यूज होता है मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक फोर्स दे दिया, एक फोर्स है 30 न्यूटन का, एक फोर्स है, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ठीक है। एक 30 न्यूटन का फोर्स दे दिया और वो कैसे लगा हुआ है, ऐसे कि हॉरिजॉन्टल के साथ वो मान लेते हैं 45 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ठीक है। एक फोर्स है 30 न्यूटन का, एक्ट सच दैट कि उसका वो जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपको उसके बताना कि उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स क्या होंगे, यानी ए एक्स ए वाई। तो ए एक्स किसके बराबर होता है, ए एक्स यहाँ से ए कोस और जितना भी एंगल हो 45 डिग्री, ए की मैग्नीट्यूड तो आपको पता है 30 न्यूटन, तो 30 कोस ऑफ 45 डिग्री, ये तो हो गया एक्स कंपोनेंट। और वाई कंपोनेंट निकालना हो तो ये तो हो गया यहाँ पर एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में लगेगा तो कितना होगा 30 जो कि और साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ
45 डिग्री। देखिए आपको बस फोर्स दे दिया, वो कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है वो बता दिया, तो आपने तुरंत एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकाल दिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्स कंपोनेंट इज ए कोस अल्फा एंड वाई कंपोनेंट इज ए साइन अल्फा। तभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो ये था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन, यानी किसी वेक्टर को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में तोड़ना, दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन प्लेन। तो हमने एक्स कंपोनेंट निकाला, वाई कंपोनेंट निकाला, तो ए एक्स आया ए कोस अल्फा, ए वाई आया ए साइन अल्फा, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आएगा प्योरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कि इस जैसे मैंने ये बताया, कोई फोर्स दे देगा, कभी एंगल यहाँ दे दिया, कभी आप यहाँ हैं, ये बेस के साथ दिया था, फिर बोल देगा वर्टिकल के साथ, तो इक्वेशन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। तो और आपका थ्योरी में आ सकता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से जिसमें मैं बताऊंगा कि आईआईटी में और नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई में क्या फ़र्क होता है। मतलब मैं आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा और मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ा, दोनों की जो टीचिंग स्टाइल में थोड़ा सा फ़र्क है। तो मेरा मन है मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर क्या फ़र्क है आईआईटी में पढ़ाई का और नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का, क्यों आईआईटी से पढ़े हुए बच्चे इतने ज़्यादा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके अंदर टैलेंट होता है, क्यों ऐसा होता है। तो एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, वो वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। जो अभी हमने देखा वो तो देखा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन। अगर हम 3D की बात करेंगे तो बोलेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन ए स्पेस। कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास अभी तो x और y थे, तो z भी आ जाएगा ना, स्पेस करेंगे तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। जिस तरह x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर i होता है, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर j होता है, उसी तरह z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर k होता है। जिस तरह हमने अभी अभी लिखा था a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये तो होता है प्लेन में। प्लेन मतलब आपको बताया था ना, सरफेस, यानी जिसमें सिर्फ दो ही डायमेंशन होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। स्पेस के अंदर अगर यही वेक्टर स्पेस के अंदर हो तो कैसे होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये स्पेस में होगा आपका 3D में, 3 डायमेंशन में, बस ए जेड आ गया और के आ गया। जिस तरह से वहाँ पर हमारा क्या था, इन ए प्लेन, प्लेन के अंदर ए क्या था, ए एक्स कोस अल्फा, अपने नोट्स देखिए, और फिर आया था ए कोस अल्फा, फिर आया था ए कोस बीटा जे, प्लेन के अंदर ये आया था, ठीक है। इसी तरह स्पेस के अंदर क्या होगा, 3D के अंदर क्या होगा, अगर 3D में वेक्टर को लिखेंगे तो हो जाएगा ए कोस अल्फा प्लस ए कोस बीटा प्लस ए कोस गामा के, जहाँ पर अल्फा इज द एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, बीटा इज द एंगल जो ए वाई एक्सिस के साथ बनाता है, और जेड इज द एंगल जो वेक्टर ए जो है वो जेड एक्सिस के साथ बनाता है, इसके साथ। तो अगर स्पेस के अंदर लिखना हो, रिजोल्व करना हो वेक्टर को, तो हम ऐसे करेंगे, ए कोस अल्फा आई, ए कोस बीटा जे, ए कोस गामा के। दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए स्पेस। यहाँ ये जिस तरह प्लेन में 2 डायमेंशन था, ये आपका 3 डायमेंशन हो गया। जिस तरह प्लेन के अंदर ए एक्स आई ए वाई जे था, इसी तरह यहाँ पे होगा ए एक्स आई ए वाई जे, और एडिशनल जुड़ गया ए जेड के, यानी एक तीसरा डायमेंशन भी जुड़ गया। मैंने आपको बताया था ना, जो प्लेन होता है उसकी तो सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, और जो स्पेस होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। लेंथ ब्रेड्थ क्या है, उसकी हाइट भी होती है। और ये तीनों
स्पेस को हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड से दिखाते हो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जेड की जो डायरेक्शन है वो ये है, वो एक्स के भी परपेंडिकुलर है और वो वाई के भी परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से आप जो है किसी वेक्टर को 3 डायमेंशनल में यानी स्पेस में भी रिजोल्व कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं आपके x, y और z उसके कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो अगर उसका आप पोजीशन वेक्टर अगर आप लिखेंगे 3D में और उसको r से मान ले दिखाते हैं, तो OP और r किसके बराबर होगा, वो होगा xi yj प्लस zk। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन 3 डायमेंशनल। एक्स वाई जेड उसके कंपोनेंट थे, यानी एक्स उसका जो प्रोजेक्शन था एक्स एक्सिस के ऊपर था, वाई उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर था और जेड उसका प्रोजेक्शन जेड एक्सिस के ऊपर था। तो बस एक्स आई वाई जे जेड के ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लेकिन क्योंकि हम तो मोशन इन ए प्लेन पढ़ रहे हैं, तो हम जनरली आपकी इस यूनिट में हम मोशन इन ए प्लेन में हम सिर्फ 2 डायमेंशन तक ही सीमित रहेंगे। ये तो बस जनरलाइज करने के लिए आपको बताने के लिए था कि हम एक वेक्टर को सिर्फ एक प्लेन में ही नहीं, एक स्पेस के अंदर भी रिजोल्व कर सकते हैं। बस हमको तीसरा डायमेंशन उसमें जोड़ना है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो भी एंगल है उसका बस कोस लिया हुआ है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। ये नोट करने की बात है। ए एक्स एक्सिस के अल्फा एंगल बनाया था तो कोस अल्फा आ गया, ए ने वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया था कोस बीटा आ गया, और वेक्टर ए ने जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया था तो कोस गामा। तीनों कोस 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 हैं आपके, ठीक है। तो ये था आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन स्पेस। तो चलिए, आई होप आपने ये उतार लिया होगा। अगर नहीं उतारा है तो आप उतार लीजिए, समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि अगर हम वेक्टर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं स्पेस में या प्लेन में एनालिटिकल मेथड से। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, लेकिन वो ग्राफिकल मेथड था, ग्राफ की हेल्प से। अब यहाँ पर एनालिटिकली हम एडिशन करेंगे। देखिए, ग्राफ की हेल्प से एडिशन करना थोड़ा बहुत मुश्किल है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए एनालिटिकल मेथड से एडिशन करना बहुत ईजी होता है। आप देखिए कैसे। मान लेते हैं हमारे पास, पहले हम प्लेन का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है जिसके कंपोनेंट हैं 2 ax और ay, तो ax ay। एक दूसरा वेक्टर b है, वो हो गया bx और by, ठीक है। तो ये हमने रिजोल्व करके लिख दिया x और y कंपोनेंट में। अब मैं a प्लस बी निकालना चाहता हूँ। a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका axi प्लस ayj प्लस bxi byj, ठीक है। मैं आई वाले इकट्ठे कर लेता हूँ, ax प्लस bx i और ay प्लस byj, ठीक है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट को मैं वेक्टर r से दिखाऊंगा तो वेक्टर r को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ax प्लस bx को मैं मानता हूँ rx ri और ay प्लस by को मान लेता मैं ry। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, rx प्लस ry, जहाँ पे जो आपका rx है दैट इज ax प्लस bx और ry जो है दैट इज ay प्लस by। यानी अगर हमें 2 वेक्टर्स को ऐड करना है एनालिटिकली और रिजल्टेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, x कंपोनेंट निकालने के लिए दोनों के x जोड़ दो और रिजल्टेंट का y निकालने के लिए दोनों के y जोड़ दो बस। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूँ मेरे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर है 2i प्लस 4j, ठीक है, और मेरे पास b वेक्टर है 7i 6j, ठीक है। मुझे इन दोनों का ऐड करना है a प्लस बी। तो अभी मैंने फॉर्मूला निकाला, क्या करना है भाई, आई वालों को जोड़ दो ax bx, ठीक है, और y वालों को जोड़ दो। i 7 और 2 कितने हो गए 9i और j के कितने 6 और 4 10j। देखिए ग्राफ से निकालना तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन एनालिटिकली कितना आसान। बस क्या करना, x कंपोनेंट को जोड़ दो, y कंपोनेंट को जोड़ दो एंड यू गेट
एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इन ए प्लेन। ये तो था प्लेन के अंदर, अगर हमारा स्पेस के अंदर हो एडिशन तो हम वो देखते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए स्पेस में अगर कोई वेक्टर हो, मान लेते हैं मेरे पास एक ए वेक्टर है, इसके कंपोनेंट ए एक्स आई ए वाई जे, और तीसरा क्या होगा, वेरी गुड, ए जेड के होगा। इसी तरह बी वेक्टर क्या होगा, बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, वेरी गुड। तो अभी हम अगर इन दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, आई वाले इकट्ठे कर लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स आई हो जाएगा, वाई वाले जोड़ लो, ए वाई प्लस बी वाई, क्योंकि इनमें जे कॉमन है, और जेड वाले जुड़ जाएंगे। बस इसमें क्या है, तीसरे वाला और आ गया, बस बी जेड और के, बस। यानी स्पेस में भी सेम है भाई, एक्स में एक्स कंपोनेंट जुड़ जाएगा, वाई में वाई कंपोनेंट और जेड में जेड कंपोनेंट, और आ गया हमारा एडिशन। यानी अगर मैं इस वेक्टर को आर से दिखाऊंगा तो वेक्टर आर को मैं लिख सकता हूँ, ये आर एक्स हो गया आई, ठीक है, ये आर एक्स हो गया, ये आर वाई हो गया, ये आर जेड मैग्नीट्यूड हो गया, तो आर वाई जे आर जेड की। तो देखिए आपने रिजल्टेंट निकाल दिया, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया, बस सिंपल है, एक्स में एक्स कंपोनेंट जुड़ा, वाई में वाई कंपोनेंट जुड़ा, जेड में जेड कंपोनेंट। तो देख रहे हैं आप, एनालिटिकल तरीके से एक वेक्टर को जोड़ना बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू द ग्राफिकल मेथड। तो उसके बाद अगर मान लेते हैं हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर हों, जैसे ये तो बी था, हमारे पास एक वेक्टर और ज़्यादा हो, जैसे 3 हो 4 हो 5 हो, सी एक वेक्टर है, सी एक्स वाई सी वाई जे और सी जेड के, ठीक है। तो सिंपल है, आप ए प्लस बी प्लस सी निकाल लो, उसमें क्या आ जाएगा, तीनों के एक्स कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, फिर ए एक्स बी एक्स सी एक्स ए वाई बी वाई सी वाई और जेड कंपोनेंट ए जेड बी जेड सी जेड किया गया आपका। तो ठीक है, 3 वेक्टर थे, तीनों के एक्स कंपोनेंट जुड़ गए, तीनों के वाई कंपोनेंट, तीनों के जेड कंपोनेंट। इसी तरह मान लो आपके चाहे कितने n वेक्टर हों, n मतलब कितने भी नंबर, रियल नंबर कुछ भी, 10 हो 20 25 50 60, यानी 2 वेक्टर्स को एनालिटिकली ऐड करना हो, या 2 या 2 से ज़्यादा, बस उनके एक्स कंपोनेंट को जोड़ दो तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, उनके वाई को जोड़ दो जो वाई के साथ, तो वाई का जो कंपोनेंट आ जाएगा, और जेड कंपोनेंट सारों को जोड़ दो तो रिजल्टेंट का जेड कंपोनेंट आ जाएगा। तो एनालिटिकल तरीके से तो ऐड करना बहुत ही आसान है। ये था एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इन स्पेस यूजिंग एनालिटिकल मेथड। तो आज हमने सीखा कि हम एक वेक्टर को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी अगर ए मेरा एक वेक्टर है तो उसका एक्स उसने अल्फा एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बनाया वाई एक्सिस के साथ, ये एक्स के साथ एंगल है, ये वाई एक्स के साथ एंगल है, तो ए एक्स कितना होगा, ए कोस अल्फा होगा, और ए वाई कितना होगा, ए कोस बीटा होगा। और अगर मैं इसको अल्फ़ा की टर्म में लिखूंगा तो आपको याद है ए साइन अल्फ़ा। यानी ये फॉर्मूला हमारा आया था कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस अल्फ़ा, ए वाई इज ए साइन अल्फ़ा। आज का सबसे इम्पोर्टेंट ये था। और दूसरा फिर हमने एडिशन में जब हमने देखा तो चाहे 2 वेक्टर हों या 2 से ज़्यादा हों, 2D में हो 3D में हो, अगर आप 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो बस उनके x कंपोनेंट को जोड़ दो तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ जाएगा, अगर y कंपोनेंट को जोड़ दोगे तो y कंपोनेंट आ जाएगा। तो हमने आज ये सीखा। तो न्यूमेरिकल के तौर पर अगर मैं जैसे छोटा सा एग्जांपल लूँ, मान लेते हैं जैसे मैंने लिया था कि एक फोर्स है, जिसे अब 40 न्यूटन का एक फोर्स है जिसने एंगल वर्टिकल के साथ 10 डिग्री बनाया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ 10 डिग्री एंगल बनाया हुआ है वर्टिकल के साथ, ये y है और x। अगर वर्टिकल के साथ 10 डिग्री एंगल है
तो निकालना है कि उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा। मान लेते ये वेक्टर ए है जिसकी मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन है, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा। देखिए एक्स कंपोनेंट के लिए क्या होता है, एक्स कंपोनेंट था हमारा ए कोस अल्फा। वेरी गुड। तो अल्फा क्या था, अल्फा वो एंगल था जो रिजल्टेंट किसके साथ बना था, एक्सिस के साथ। अब ये एंगल तो कितना होता है, 90 है। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, 80 होगा। तो ए एक्स कितना हो जाएगा, ए कोस 80 डिग्री। तो बस कोस 80 की वैल्यू निकालो। ए तो आपको पता ही 40 न्यूटन, 40 कोस ऑफ 80 डिग्री निकालो, दैट विल बी एक्स कंपोनेंट। अगर वाई कंपोनेंट पूछ लिया होता तो, अगर ए वाई पूछेगा तो कितना आएगा, ए साइन अल्फा 40 साइन ऑफ 80 डिग्री, ये वाई कंपोनेंट हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो आप सोल्ड अनसोल्ड सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आपको दिख रहे हो सोल्व कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक होकर मुझे बताइए, तो मैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सोल्व करके बताऊंगा। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं रुकते हैं, एक नए लेक्चर के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और हाँ, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।